हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ट्रांसफार्मर चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है 5 नंबर की वीडियो होने वाली है। अर्थात मैंने 4 वीडियो पहले ही कंप्लीट कर दिया है जिसमें आपको ट्रांसफार्मर टॉपिक से अनेकों क्वेश्चन बताए गए हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी देखने की इच्छा रखते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 101 पे कह रहा है क्वेश्चन की पूर्ण भार लोड की अवस्था में भी निम्नलिखित में से किस में ट्रांसफार्मर में 6 शून्य होती है। पहला ऑप्शन दिया गया कोर 6, बी ऑप्शन दिया गया एडी करंट 6 और सी ऑप्शन दिया गया है घर्षण 6 और यहाँ पर दिया गया है हिस्टैरिसीस 6। तो सभी लोग दोस्तों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए, अर्थात कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जो लोग लाइव देख रहे हैं। तो चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए, मात्र आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर दें। तो देखिए दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें लोड पर अनेकों हानियां होती है, ठीक है। जिसमें से आपको यदि पूछ दिया जाए कि इसमें जो 6 हानियां होती है जो शून्य के बराबर होती है तो वो कौन सी हानि होती है, तो वो आपकी घर्षण 6 होती है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 102 पे। कह रहा है क्वेश्चन की सबसे छोटा ट्रांसफार्मर है, अर्थात इस तरह आपको दे दिया जाए 2 kVA गुणे 50 हर्ट्ज पर या 2 kVA 500 हर्ट्ज पर या 2 kVA 700 हर्ट्ज या 2 kVA 200 हर्ट्ज पे, तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर का कौन सा है और सबसे छोटा ट्रांसफार्मर इसमें कौन सा है। चलिए मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तो आप कमेंट में आंसर देने का प्रयास करें, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो हर्ट्ज होता है ये आपका इस पे निर्भर होता है कि ट्रांसफार्मर आपका छोटा है या बड़ा है। तो इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर हर्ट्ज रखा गया है वो आपका रखा गया है 700 हर्ट्ज, जो कि सबसे अधिक है। और जो इसमें केबी है ये सब में सेम है, तो इसमें हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 103 पे। कह रहा है क्वेश्चन खाली स्थान है में प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीयक वाइंडिंग के समान होता है। किसमें समान होता है? सभी तरह के ट्रांसफार्मर्स में या केवल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में या ऑटो ट्रांसफार्मर में या सीटी मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर में। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों जो आपका होता है ये सभी प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीयक वाइंडिंग के समान होता है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 104 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वास्तव में बूस्टर एक खाली स्थान है, ट्रांसफार्मर या स्टार्टर या तुल्यकालिक मोटर या संधारित्र। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए दोस्तों जो आपका बूस्टर है ये एक ट्रांसफार्मर है, ये है ठीक है। अर्थात जो आप ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने आपको अनेकों क्वेश्चन बताया, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो एक ऐसी स्थैतिक युक्ति है जो कि वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर पर आपको परिवर्तित करती है। और ये केवल एसी पर ही कार्य करता है, ये डीसी पर कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है क्वेश्चन वास्तव में बूस्टर एक, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर हमारा फील होगा कि क्या है, एक ट्रांसफार्मर है ये है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 पे। कह रहा है क्वेश्चन की उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है, निम्न पारगम्यता या निम्न प्रतिरोध या उच्च प्रतिरोध या उच्च पारगम्यता। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दें। तो देखिए दोस्तों जो आपका हाई आवृत्ति का होता है अर्थात हाई फ्रिक्वेंसी का जो इसमें ट्रांसफार्मर में फेराइट और इस्तेमाल किया जाता है, फेराइट कोर में ये जो आपका इस्तेमाल किया जाता है, इसी आपका जो होता है ये हाई प्रतिरोध में आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका क्या होता है, हाई प्रतिरोध होता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी ट्रांसफार्मर में खाली स्थान वोल्टेज नियंत्रण ऋणात्मक होता है संधारित्र लोड के लिए या प्रतिरोध लोड के लिए या प्रेरक लोड के लिए या नो लोड के लिए। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? तो दोस्तों ये केवल प्रेरक लोड के लिए वोल्टेज नियंत्रण ऋणात्मक होता है, अर्थात किसी ट्रांसफार्मर में प्रेरक लोड के लिए वोल्टेज नियंत्रण ऋणात्मक होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया लाल, और बी ऑप्शन दिया गया गुलाबी, और सी ऑप्शन दिया गया नारंगी, और डी ऑप्शन दिया गया आपका सफ़ेद। तो सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। मैंने दोस्तों आपको जो चौथे नंबर का वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें आपको इसमें आपको बहुत ही आपको आसान भाषा में समझाया था कि जब इस समय, चलिए आपको इसका पहले आंसर दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। सभी लोग इसका आंसर दें। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का जो रंग होता है वो नीला होता है, लेकिन दोस्तों नमी सूखने के बाद इसका जो रंग हो जाता है बैंगनी हो जाता है और फिर गुलाबी। गुलाबी मतलब कि पिंक हो जाता है। और पिंक रंग से हमको क्या यहाँ पर ध्यान देना है कि पिंक रंग हमको क्या प्रदर्शित करता है। तो पिंक रंग से हमको ये ज्ञात होता है कि जो सिलिका जेल की जो नमी सोखने की जो क्षमता है वो समाप्त हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या कह रहा है कि ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है, तो उस समय आपका नारंगी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी आपका गुलाबी हो जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को क्या कहा जाता है? क्या किया जाता है? वितरित नहीं रखा जाता। बी ऑप्शन दिया गया लघु परिपथ नहीं रखा जाता है, और सी ऑप्शन दिया गया न तो वितरित न ही लघु परिपथ रखा जाता है, और डी ऑप्शन दिया गया ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इस क्वेश्चन में। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले तो हम बात कर लेते हैं करंट ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा। देखिए करंट ट्रांसफार्मर इस जो होता है इसका प्रयोग अमीटर के साथ आधात्मिक धारा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसमें सामान्यतः 5 एम्पियर की जो धारा इसमें होती है ये फ्लो होती है अर्थात प्रवाहित होती है, और यह एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कि धारा को कम किया जाता है। और सिटी में आमतौर पर फेरों की जो संख्या होती है, जो कि मैंने पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि 1 से 5 ही होती है, और सिटी में आपका वोल्ट एम्पियर में इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसको अभी आप ध्यान रखिएगा। और तो यहाँ पर हमसे जो पूछ रहा है सिटी का, सो सेकेंडरी क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। और इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि जब करंट प्रवाहित हो रहा है तो सेकेंडरी परिपथ को क्या किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया विद्युत अर्थात खुला रखा जाता है, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 पे। कह रहा है क्वेश्चन की वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरपाद वोल्टेज तथा तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसका सभी लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, सेकेंडरी में फेरों की संख्या से कम, या सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक, या अनंत, या इनमें फेर नहीं होते। कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो आपका जो करेक्ट आंसर मिल रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, अर्थात सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक होता है, अर्थात यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 110 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ निम्नलिखित में होती है? कोर में होती है, या वाइंडिंग में होती है, या मेन बॉडी में होती है, या बुशिंग में होती है? अब दोस्तों इससे आसान आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
ट्रांसफार्मर में हानि कहाँ पर होती है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दें। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के पहले तो हानि के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर जो आपकी हानि होती है ये दो प्रकार की होती है। एक आपकी लौह हानि होती है और दूसरी आपकी ताम्र हानि होती है। और इसका जो आप विश्लेषण करेंगे तो इसमें भी आपकी दो दो प्रकार की हानि आ जाती है। अर्थात लौह हानि में भी दो प्रकार की हानि आ जाती है। आपका एक आता है एडे करंट लॉस और दूसरा आता है हिस्टेरिसिस हानि। और जो ताम्र हानि आती है इसके भी आपके भाग हो जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर में कॉपर जो हानियाँ होती है ये निम्नलिखित में होती है, अर्थात किस में होती है? तो ये जो आपकी होती है कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वाइंडिंग में। बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। ट्रांसफर जब ये हानि होती है कहाँ पर होती है? वाइंडिंग में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है? क्रोड या सेकेंडरी वाइंडिंग या बुशिंग या प्राइमरी वाइंडिंग? चलिए सभी लोग बताइए, जो बाहर से हम देख सकते हैं वो कौन सा भाग होता है ट्रांसफार्मर का? तो हम बुशिंग को देख सकते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर रेटिंग में आमतौर पर निम्नलिखित में से व्यक्त किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है वो किस में होता है? वोल्ट में या एम्पियर में या वोल्ट एम्पियर में या वाट में? चलिए सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो आपकी केवीए में होती है, अर्थात किलो वोल्ट एम्पियर में। लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर जो आमतौर पर जो आपका होता है वो आपका वोल्ट एम्पियर में ही होता है, अर्थात यहाँ पर हम सी ऑप्शन भी करेक्ट मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियाँ निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती है। पहला ऑप्शन दिया गया आयरन कोर लेमिनेशन को की मोटाई कम करके, बी ऑप्शन देगा स्टील लेमिनेशन का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके, और सी ऑप्शन देगा ट्रांसफार्मर पर लोड कम करके, और डी ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम जान लेते हैं हिस्टेरिसिस हानि के बारे में। तो हिस्टेरिसिस हानि होता है दोस्तों कि क्रूड के बार बार चुंबकीय तथा विचुंबकित होने में विद्युत शक्ति की जो खपत होती है उसे ही आपका हिस्टेरिसिस हानि कहता है, ठीक है। और हिस्टेरिसिस हानि का जो एडी धारा हानि होता है उसका मान एसी की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सूत्र की बात करें तो मैंने आपको पिछली क्लास में इसको पूरे बारे में बता दिया है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 114 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित रूप में कार्य करता है? रेक्टिफायर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर या डीसी से एसी कन्वर्टर या धारा ट्रांसफार्मर? चलिए सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डीसी से एसी कन्वर्टर, अर्थात यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 115 पे। कह रहा है क्वेश्चन की लघु परिपथ जांच से निम्न का पता चलता है? कॉपर लॉस या एडी करंट लॉस या आयरन लॉस या इनमें से कोई नहीं? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए सभी लोग इसका आंसर दें। तो यहाँ पर दोस्तों इनमें से कोई भी आपको यहाँ पर पता नहीं चलेगा लघु परिपथ जांच से, ठीक है। अर्थात यहाँ पर कोई भी आपका ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट आंसर दिया गया, मतलब कोई भी करेक्ट आंसर आपका नहीं दिया गया। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। कह रहा है क्वेश्चन की सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य पहलू का क्षेत्रफल अन्य पहलुओं के मुकाबले दोगुना होता है या एक चौथाई होता है या आधा होता है या समान होता है? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोगुना होता है। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर हेतु एक अच्छी विद्युत रोधी तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु क्या होना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 180 या 140 या 200? तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर है तो एक अच्छे विद्युत रोधी तेल का जो न्यूनतम फ्लैश बिंदु आपका होता है आपका 140 अंश सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द्वितीयक वाइंडिंग के घुमाव प्राथमिक वाइंडिंग के मुकाबले कम होता है या इनपुट वोल्टता को बढ़ाता है या परस्पर समावेश पर कम नहीं करता या इनपुट वोल्टता घटाता है। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो ये दोस्तों जो आपका स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है ये आपका इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है क्वेश्चन की धारा परिणामित्रों का बोझ अर्थात लोड अभिव्यक्त किया जाता है वाट में या वोल्ट एम्पियर में या वोल्टेज में या धारा में। कौन सा आपको सही लग रहा है? तो ये दोस्तों आपका होता है वोल्ट एम्पियर में, जो कि यहाँ पर दिया गया हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 120 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कार्बन ब्रशों पर चिंगारी आने की स्थिति में क्या करना चाहिए? कम्यूटेटर को साफ करें या स्टार्टर को टेस्ट करें या भार को कम करें या लाइन वोल्टेज को जांच करें। दोस्तों ये थोड़ा सा आपका व्यवहारिक टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से आंसर दीजिएगा इसका। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कम्यूटेटर को साफ करेंगे अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी क्षति शून्य होती है? लो क्षति या ताम क्षति या मशीनी क्षति या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मशीनी क्षति आपकी शून्य होती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोशील्ड वाले किस प्रकार के ट्रांसफार्मर को कम्यूटेटर चिकित्सा उपकरण या लैब उपकरणों जैसे संवेदनशील उपकरणों की पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है? पहला दे स्टेप डाउन प्रकार या स्टेप अप टॉप प्रकार या आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप या ऑटो ट्रांसफार्मर। चलिए सभी लोग बताइए। तो इसमें आपका सही हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किसी परिणामित अर्थात ट्रांसफार्मर की शीतलन अर्थात कूलिंग क्यों जरूरी होती है? पहला संदेह ताप को घटाने के लिए, विद्युत हानियों को कम करने के लिए या कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए या गिनगिनाहट अर्थात हमिंग की जो आवाज़ आती है उसको कम करने के लिए। तो उसमें आपका जो ताप होता है उसको घटाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 124 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर विथ एनपी एंड एनएसएस प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स रिस्पेंसिटी। तो इसमें जो आपका संबंध होता है दोस्तों, ये आपका जो संबंध होता है ये बी अर्थात एमपी अपान एनएस होता है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि विभव प्रवर्धक अर्थात ट्रांसफार्मर को निम्नलिखित में से किस तरह का प्रवर्धक अर्थात ट्रांसफार्मर माना जाता है? उच्च धारिता या निम्न धारिता या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो उसको दोस्तों हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों?